देखिए स्टूडेंट्स, आज आप देखेंगे स्क्रीन पे नया टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक किया था सोल प्रोप्राइटर से, जिसमें हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर के मीनिंग, उसके एडवांटेजेस, फीचर्स और लिमिटेशंस डिस्कस किया था, राइट। और हम लोग जो ये टॉपिक है हमारा, ये है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कई तरह की होती है। और हमने शुरू में पढ़ा भी कि एक कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस होती हैं और एक नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस होती है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दीज आर नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, जिसमें पैसा एक आदमी का लगा होता है या बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी तरह की एक बिजनेस है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। किसी बच्चे ने ये बिजनेस सुना है कभी इससे पहले, आज से पहले? हम सुना है कभी इस तरह के बिजनेस का? एनीबडी? नो सर। किसी ने नहीं सुना? किसी ने सुना हो कि भाई हमारे घर में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम लोग करते हैं? नहीं। चलिए, इसको लेके देखिए, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा यूनिक है। मतलब अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो इस तरह की बिजनेस बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह होता है। अगर आप देखेंगे तो नेपाल के अंदर इसको थोड़ा बहुत फॉलो किया जाता है, और हमारे देश में इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और कहीं नहीं मिलेगा आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता हुआ। अब ये बिजनेस है क्या, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर हिंदू परिवार के लोग ही कर सकते हैं, और वो भी अगर ज्वाइंट होंगे तब, मतलब एक साथ मिलके रह रहे होंगे तब। जैसे अगर मान लीजिए हिंदू हैं और सारे भाई हैं, तो सब मिलके इस बिजनेस को कर सकते हैं, घर के सदस्य के, मतलब, ठीक है। और इस बिजनेस की कुछ खास बातें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ही होती हैं। अब देखो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ओन्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ये हमेशा जो है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके जो मेंबर होंगे, वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली ही हो सकते हैं। जैसे एक पूरा परिवार जो ज्वाइंटली रहता हो। आप देखो यहाँ पे, ये सबसे सीनियर हैं, इनके ये भाई हो सकते हैं पीछे, उनकी ये वाइफ है, और ये जो सबसे सीनियर हैं इनकी वाइफ इधर है, और उनके हो सकता है ये भाई हो, इनकी वाइफ इधर है, और इनके भाई जो है इधर है, इनकी वाइफ इधर है, और इनके बच्चे। ठीक है, तो ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली है। ये ओल्डेस्ट सिस्टम है बिजनेस का, जो आप इंडिया में देख सकते हो। ठीक है, इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी अभी, ट्रिपल तलाक का जब केस चला था, अभी आपने देखा होगा न्यूज में, पिछले साल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिपल तलाक के कानून को चेंज किया, तो उस समय बहुत जगह से क्वेश्चन आ रहा था कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी तो ऐसे ही है, इसको भी खत्म करो। तो तो इस तरह से बहुत सारे जो है इवेंट्स किए गए। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ क्लास? यस। ठीक है। Yes. ठीक है बेटा, तो ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आप देख रहे हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है एक ऐसी बिजनेस जो मेंबर्स के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है, और इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम, बिजनेस का ये ओल्डेस्ट सिस्टम है जो भारत में ही देखा जा सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको ये पॉइंट। सर, हाँ, ये वो ये वो भी बिजनेस होता है ना जो मतलब पूर्वजों से चलता आ रहा है वो। बिल्कुल होता है, ये वो बिजनेस है जो पूर्वज इसको चलाते हैं। यस। पूर्वजों से चलता आ रहा है और उनके बच्चों, वे भी वही काम कर रहे हैं अभी। हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें खास बात यही है कि इसमें जो पैसा लगा हुआ होता है ना, ये पूर्वजों का ही पैसा लगा हुआ होता है। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ें। यस। सर, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई और रिलीजन का पर्सन आ जाए तो फिर वो ये बिजनेस में रहेगा? नहीं, ये सिर्फ परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं। अब देखो ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पहले एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अपने आप ही आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। कि इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ। देखो, एक हिंदू लॉ बनाया गया है, हिंदू लॉ एक कानून है, उसी के द्वारा इसको चलाया जाता है। तो इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ। नाउ द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन दिस बिजनेस इज बर्थ। तो जैसे ही कोई हिंदू परिवार में किसी का जन्म होता है, तो वो ऑटोमेटिकली इसका एक मेंबर बन जाएगा। ठीक है, इस फैमिली का मेंबर हो जाएगा। और इसमें हमेशा 3 सक्सेसिव जनरेशन को ही मेंबर माना जाता है। ठीक है, 3 सक्सेसिव जनरेशन मतलब, अब देखो जैसे ये लड़का है, तो ये मेंबर होगा, इसके पिताजी और इसके दादाजी। तो ये 3 ही सक्सेसिव मेंबर्स को काउंट करता है।
अब मान लो कि ये बच्चा है, इसके दादाजी के भी अगर पिता जिंदा होंगे तो वो मेंबर नहीं रहेंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? आपको लगता है कि वो जिंदा रहेंगे? नो सर। बहुत कम चांस है, नहीं? या हो भी सकता है? हो सर भी हो सकता है, ठीक सर है, हो हो भी सकता सकता है अगर उनकी लाइफ बहुत ज्यादा हो और ये बर्थ मतलब इस बच्चे का मतलब मैरिज इसके फादर की जल्दी हो गई हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो भी देख लेगा उनको, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें ना 3 सक्सेसिव जनरेशन ही होती हैं। तो जैसे ही किसी बर्थ होता है किसी बच्चे का, तो जो थर्ड वाले जो थे सीनियर सिटीजन, वो अब ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, बेशक वो जिंदा रहें। तो यहाँ पे 3 सक्सेसिव जनरेशन को ही हम मेंबर मान सकते हैं बिजनेस के अंदर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जिसके अंदर जो है मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के होने चाहिए। ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है किसी बिजनेस का, और इसको पूरे इंडिया में हम देख सकते हैं। लेकिन आप अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही एक यूनिक है। फिर हमने पढ़ा कि ये हमेशा हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है, और जो इसकी मेंबरशिप होती है बिजनेस की, ये बाई बर्थ हो जाती है, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जो हिंदू फैमिली है उसी का एक पार्ट होना होगा, और इसके 3 सक्सेसिव जनरेशन होती है और जो कि मेंबर हो सकते हैं इस बिजनेस। क्लियर? क्लियर है सर स्टूडेंट सबको? हाँ, सर इसमें सर ओनर जैसे सब होते हैं ना? बोल रहे हो? सर जो ये बिजनेस है, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसका ओनर ये सब होते हैं ना, जो भी मेंबर है फैमिली के? हाँ, या सर फिर जैसे ये बीच में ये खड़ा है यही चलाता है? नहीं नहीं, जो सबसे सीनियर है वही चलाता है, फीचर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो आगे भी देख लो एक बार पूरा। हाँ, पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसको, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर कॉल्ड कर्ता। कह रहा है इस तरह की जो बिजनेस है इसको कंट्रोल कौन करता है? फैमिली का जो सबसे हेड है वो उसको कंट्रोल करता है, और ये सबसे बड़ा होता है घर का, मतलब एल्डेस्ट मेंबर होता है, इसको हम लोग कर्ता के नाम से जानते हैं। तो इसको हम कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है? ये जो बीच में बैठे हैं ना, ये कर्ता है यहाँ, ठीक है। ऑल मेंबर्स मेल एंड फीमेल हैव इक्वल ओनरशिप, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी इक्वल ओनरशिप होता है, और प्रॉपर्टी के ऊपर सबका राइट होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये बिजनेस सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ही की जा सकती है, और जो कर्ता के अलावा जो बाकी के मेंबर हैं वो जो है क्या कहे जाएंगे? को पार्टनर्स। तो उनको हम को पार्टनर्स कहेंगे। तो ये जो है ये कर्ता है, और बाकी के जो मेंबर हैं कर्ता के अलावा ये को पार्टनर कहलाएंगे। Am I clear now? यस सर। अब बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? सर अगर एक जनरेशन वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहती तो उसको भी को पार्टनर बोलेंगे? देखो, वो ऑटोमेटिकली उसका मेंबर बन जाएगा ना, मैंने बताया ना, जैसे ही उसका बर्थ होगा ऑटोमेटिकली उसकी मेंबरशिप आ जाती है। तो यहाँ पे वो नहीं बनना चाहेगा, दैट डजंट मैटर। मतलब वो, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि भाई जैसे ही उसका बर्थ होगा उसका एक मेंबर बन जाएगा। हाँ, अगर मान लो कोई पार्ट, जैसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है और इसका कोई मेंबर कह रहा है मैं नहीं करूंगा, मैं इस बिजनेस में नहीं रहूंगा, तो वो अपना अलग रह सकता है, जरूर उसको फिर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए आपस में जो भाई हैं। ये पहली बात तो ये है कि अलग ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि अपना परिवार ले लेके अलग रह रहे हो। ज्वाइंट होना जरूरी है। ये बिजनेस तभी स्टार्ट हो सकती है या कंटिन्यू रख सकते हो जब आप ज्वाइंट हो। अगर मान लो अब यहाँ पे देखो 3 भाई हैं, अब एक भाई बोल रहा है मैं नहीं रहूंगा तुम लोगों के साथ, छोड़ के अपने बच्चों बच्चों को लेके चला गया, तो ये इसका फैमिली मेंबर, मतलब ये एक तरह से ये बिजनेस को नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, यही लोग करेंगे। तो इसमें ज्वाइंट होना जरूरी है। अगर ज्वाइंट नहीं रहेंगे तो इस तरह की बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकती, और कम से कम 2 भाई ज्वाइंट होने जरूरी है, क्योंकि अगर 2 नहीं रहेंगे तो फिर ज्वाइंट का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, पूछो, कुछ पूछना है तो। ठीक है, तो यही है स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब देखो, 2 तरह के सिस्टम हैं जो हमारे गवर्न करते हैं मेंबरशिप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम विच गवर्न मेंबरशिप। कौन कौन से हैं वो? एक तो है बेटा दया भागा सिस्टम, एक है मिताक्षरा।
तो दया भागा क्या कहता है? देखो, दया भागा जो सिस्टम है इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल। दया भागा जो सिस्टम है वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता है, मतलब वेस्ट बंगाल में इसको माना जाता है, ठीक है। और एक और है, इट अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स। तो दया भागा सिस्टम जनरली आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और उड़ीसा के कुछ हिस्से में मिल सकता है आपको, उड़ीसा, ठीक है। और इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो मिताक्षरा है ये पूरे इंडिया में है, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से को छोड़ दो, ठीक है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में तो मिताक्षरा है ही नहीं, दया भागा। वेस्ट बंगाल को छोड़ दो और उड़ीसा का कुछ हिस्सा छोड़ दो। मैंने उड़ीसा नहीं लिखा क्योंकि कई बुक में लिखा है, कईयों में नहीं लिखा। तो आप उड़ीसा, वैसे जनरली उड़ीसा में भी थोड़ा सा दया भागा को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर हम वेस्ट बंगाल हटा दें और उड़ीसा का कुछ हिस्सा हटा दें तो हर जगह मिताक्षरा लगता है। तो हम लोग अभी दिल्ली में रह रहे हैं तो हम लोग मिताक्षरा में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट अलाउज ओनली मेल मेंबर्स टू बी को पार्टनर। तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में है आप, तो यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर को ही को पार्टनर माना जाता है, फीमेल मेंबर को नहीं माना जाता। जबकि दया भागा के अंदर फीमेल और मेल दोनों को माना जाता है। तो समझ में आ गया, हिंदू में दो सिस्टम फॉलो होते हैं, एक दया भागा और एक मिताक्षरा। दया भागा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे वेस्ट बंगाल में फॉलो होता है, और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही को पार्टनर हो सकते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जबकि अगर मिताक्षरा सिस्टम की बात करें तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में को छोड़ के बाकी इंडिया में, और उड़ीसा का कुछ हिस्सा छोड़ के पूरे इंडिया में फॉलो होता है। और यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर को ही पार्टनर को पार्टनर माना जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इज इट क्लियर? Yes, sir. डिपेंड करता है, क्या? ये मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर 5 फैमिलीज हैं लेकिन उनमें से एक जो है दया भागा परफॉर्म कर रहा है तो भी वो मतलब नहीं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, ये तो हमारे लॉ में लिखा हुआ है। अब जैसे अगर मैं सपोज करो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो जैसे ही मेरा बर्थ यूपी में हुआ, मैं ऑटोमेटिकली मिताक्षरा सिस्टम को मैं आ जाऊंगा मैं, तो मेरा मिताक्षरा सिस्टम ही होगा। तो बर्थ प्लेस जो है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कौन से इसमें आते हैं। तो अगर आप अदर देन वेस्ट बंगाल बिलोंग करते हैं तो आप हमेशा मिताक्षरा सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी के ऊपर जो अधिकार है बेटों का होता है, ठीक है, गर्ल्स का नहीं होता। पहले तो मैं एक दो चीज क्लियर कर दूं। देखो, हमारे बुक में दया भागा सिस्टम और मिताक्षरा के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि दया भागा सिस्टम के अंदर ना लड़कियों का अधिकार होता है जमीन के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो कोई वेस्ट बंगाल की अगर लड़की है तो उसको अपने प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है, वो अपनी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर मिताक्षरा के अंदर देखेंगे तो मिताक्षरा में बाई बर्थ गर्ल्स का जो है प्रॉपर्टी के ऊपर राइट नहीं होता है। ये माना जाता है कि जहाँ उनका जो है मैरिज हो जाएगी वहां वो लोग अपना क्लेम कर सकती हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। जैसे आप अपने मदर से कंपेयर कर सकते हो, आपकी मम्मी का जो है प्रॉपर्टी पे हक आपके यहाँ घर पे है, ठीक है। अपने मायके के यहाँ पे क्लेम नहीं, अगर वो करती हैं तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, मतलब नेचुरली नहीं मिलेगा। लेकिन लड़के का जो क्लेम होता है वो नेचुरल है, यानी अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पे उसका नेचुरल क्लेम है। लेकिन अगर आजकल अगर लड़की उस क्लेम को मांगती है तो उसको मिल सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा लॉ में चेंज आया है 2002 के बाद, लेकिन उससे पहले जो है यही कस्टम था, मांग भी नहीं सकती थी। अब तो कम से कम मांगने का राइट आ गया, अगर वो डिमांड करती है तो उसको उसके ऊपर राइट है। समझ गए? ओके सर। अब देखो बॉयज में एकदम सन्नाटा छा गया है। हाँ बॉयज, यस। सही सिस्टम है कि नहीं? क्या सर? ये सिस्टम सही हुआ है? अभी लॉ में जो चेंज आया ठीक है, गर्ल्स भी क्लेम कर सकती हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है। बिल्कुल ठीक आफ्टर है। ऑल भाई वो भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, अच्छे बच्चे हैं, इसका मतलब कि भाई बिलोंग करती हैं, ब्रदर सिस्टर दोनों का राइट होना चाहिए। अभी क्या हुआ, मैं अभी पढ़ रहा था, काफी समय पहले मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, मिताक्षरा सिस्टम के अंदर एक कमी बताई जा रही है। इसमें यही कमी थी कि इसमें लड़कियों का ना अधिकार नहीं होता था, मतलब माना जाता था कि जहाँ पे उनका मैरिज होगा वहां की प्रॉपर्टी भी तो उन्हीं की हो जाएगी और यहाँ से भी क्लेम करके ले जाएंगी, तो डबल हो गया उनके लिए। तो इसमें यही रूल बनाया गया था कि जहाँ उसका, और आफ्टर ऑल हिंदू में एक ये भी है ना कि अगर उसकी मैरिज हो जाएगी तो वो अपने बच्चों के साथ तो वहीं रहेंगी ना, मतलब वहीं की एक तरह से देखा जाए तो डिपेंडेंट हो जाती है। तो उनका तो माना जाता है अगर यहाँ क्लेम कर भी लेंगी तो खेती कैसे करेंगी, उस जमीन की देख रेख कैसे करेंगी, जनरली उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऐसा रूल में भी मुझे लगता है कि ऐसा बनाया गया है और आज भी ऐसा चल रहा है।
बट अगर गर्ल क्लेम करना चाहे तो वो कर सकती है, उसका उसके ऊपर राइट है और वो उसको बिलोंग करता है। और ऐसे ही दूसरी गर्ल जो दूसरे यहाँ रह रही होगी वो भी क्लेम करेगी। तो ये पूरा डिपेंड करता है क्लेम के ऊपर। अभी मिताक्षरा सिस्टम में हुआ क्या, 2002 में एक लेडी थी, दिल्ली की ही बात है, और उसके ना 2 भाई थे या शायद 3 थे, 2 या 3 भाई थे, ठीक है। और उसके फादर जो हैं बहुत बीमार हो गए, उसकी मदर की डेथ हो रखी थी। तो उसके फादर या मदर, मतलब याद नहीं है मुझे, दोनों में से एक बहुत ज्यादा बीमार रह रहे थे और एक नहीं थे, शायद उसकी मदर, ठीक है, मदर बीमार रहती थी। और तो उसमें क्या हुआ कि वो देख रेख करने के लिए जब वो आई, तो उसके जो ब्रदर थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम अपने जहाँ पे मैरिज है वहीं जाके संभालो, हम यहाँ इनको देख लेंगे। तो उसने बोला कि नहीं, आप लोग से केयर नहीं कर रहे हो और मुझे रहना जरूरी है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे तुम्हारा राइट ही नहीं है, जमीन ही नहीं है ना, और हम लोगों की मर्जी चलेगी तो आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो उसने कोर्ट में PIL डाला था, केस किया था, और लास्ट में वो 2002 में केस जीत गई। तो ऑर्डर वर्डिक्ट आया कि जो भी विमेन है वो क्लेम कर सकती है अपने प्रॉपर्टी पे, क्योंकि उसने यही बोला था कि आफ्टर ऑल मैं भी तो डॉटर हूँ, मेरा भी राइट है, तो और मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने पेरेंट्स की केयर करूँ। तो अगर ऐसा रूल नहीं रहेगा तो मैं कैसे यहाँ आके रुक ही नहीं सकती, तो मैं इनको देखूंगी कैसे, कैसे इनकी केयर करूंगी, मैं कैसे यहाँ पे रह सकती। तो कोर्ट ने यही बोला कि नहीं, आपका भी राइट है और आप भी क्लेम कर सकती हो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो यही है इसमें। मैं देखता हूँ आज, मैं अगर वो शायद हो सकता है मेरे ट्विटर पे होगा, वो न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में आया था। अब आप समझ सकते हो 2002 का वर्डिक्ट है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से तो वो है नहीं, लेकिन अगर मैं देखता हूँ उसको रीट्वीट करूंगा अगर मिल जाता है, ठीक है। तो आप मेरे ट्विटर को फॉलो करके देख सकते हैं, मैं भेज दूंगा उसमें आज का जो क्लास है, तो वहाँ पे अगर मिल जाता है तो मैं जरूर उसमें भेज दूँ, ठीक है। तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। हालांकि ये हमारे सिलेबस से काफी बाहर है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि 2 सिस्टम फॉलो होते हैं, दया भागा मिताक्षरा। दया भागा कहाँ पे फॉलो होता है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में। इसमें मेल फीमेल दोनों को एक बराबर दिया जाता है वैल्यू, और फीमेल जो है इस पे पहले से ही चला आ रहा है कि वो अपने उसको जमीन को बेच सकती है। पता है इंडिया में एक्चुअली क्या है कि जो दया भागा सिस्टम है उसमें लेडी की जब मैरिज होगी तो वो अपनी जमीन को बेच सकती है, लेकिन मिताक्षरा के अंदर ऐसा नहीं है। अगर उसकी मैरिज होगी तो वो अपने प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। मैं ऐसे तो फिर मतलब और ले नहीं जा सकती, क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया रूल में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, अगर वो क्लेम करती है तब। तो यही है हमारा बेसिक चीज। तो ध्यान रखिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में को पार्टनर अगर वो वेस्ट बंगाल की है तो को पार्टनर भी फीमेल हो सकती है, लेकिन मिताक्षरा के अंदर को पार्टनर फीमेल नहीं हो सकती। तो आ गया सबको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। यस चलिए, तो मैं जल्दी Okay. क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसको आता होगा अनम्यूट करके सीधा आंसर देता रहेगा। कौन सा लॉ इसको गवर्न करता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को। देखो ये है आपका पढ़ने का, कंसंट्रेट करने का तरीका। जल्दी हिंदू बताइए। सक्सेशन एक्ट। ठीक है, हिंदू लॉ गवर्न करता है, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। अच्छा ठीक है, चलो हिंदू लॉ हो गया। और जो इसमें सबसे सीनियर मेंबर होता है उसको क्या बोलते हैं। करता कर्ता। और कर्ता के अलावा जो दूसरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं। पार्टनर पार्टनर। को पार्सन्स। अच्छा, क्या दया भागा के अंदर लेडी जो है फीमेल मेंबर को पार्टनर हो सकती है। यस यस सर। यस और मिताक्षरा के अंदर नो मिताक्ष- सर नो पहले हिंदू लॉ में लिखा हुआ नहीं हो सकती, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है और अब फैमिली मेंबर में वो हो सकती है। अगर वो क्लेम करते तो को पार्टनर रहेगी, और आज की डेट में देखा जाए तो फीमेल को पार्टनर मानी जाती है। तो ये क्लियर कट लिख लेना एक नोट, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, जो कर्ता होता है उसी के ऊपर सारी जिम्मेवारी होती है, और सारे मेंबर ज्वाइंट होना जरूरी है। अगर सब अलग अलग रह रहे हैं भाई तो फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम फीचर्स में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन की। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कम से कम 2 मेंबर का होना जरूरी है, और हमेशा वो जो बिजनेस करेंगे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर ही करेंगे। तो ज्वाइंट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये कहता है कि इंडिया के अंदर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं अगर वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो, और वो सिर्फ उसी प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी।
एंसेस्ट्रल का मतलब है उनके दादाजी से मिली हो प्रॉपर्टी, उसी के ऊपर इस तरह की बिजनेस किया जा सकता है। इसको गवर्न कौन करता है? अभी एक बच्चे ने बताया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, या यूं कह सकते हो हिंदू लॉ। आगे बढ़ जाए बेटा, समझ में आ गया सबको? दूसरा फीचर है लायबिलिटी। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये को पार्टनर्स, स्क्रीन पे देखिए आप, जो परछाई दिख रही है ये को पार्टनर, और ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये कर्ता है। कर्ता सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, और इनकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होगी। इनकी अगर बिजनेस को नुकसान होगा तो अपने जेब से देना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, तो इनके हिस्से की जो भी प्रॉपर्टी होगी सब इनको बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम को पार्टनर्स की बात करें तो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब जो इनका पैसा लगा हुआ है, जमीन लगी हुई है उस बिजनेस के अंदर, जो इनका हक है अपने एंसेस्ट्रल के ऊपर, सिर्फ वही पैसा इनका डूबेगा, उसके अलावा इनका पैसा डूबेगा नहीं। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. ठीक है। इसमें जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द मेंबर्स एक्सेप्ट कर, तो इसमें लायबिलिटी जो है लिमिटेड मानी जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। कंट्रोल। देखो कर्ता के पास सारा का सारा कंट्रोल होता है, जो कर्ता है ना इसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, ये Yes. सारे फैसले ले सकता है और इसके बीच में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा आके। मतलब जो को पार्टनर है वो उससे बोल सकता है कि भैया ये गलत फैसला कर रहे हो, लेकिन अगर वो कर्ता बोलेगा नहीं मेरे को यही करना है तो उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो कर्ता के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, सारा का सारा डिसीजन वो खुद ले सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कभी भी ये जब डिसीजन लेगा तो हमेशा अपने भाइयों से तो पूछेगा ही, लेकिन इसकी मर्जी है कि आखिरी फैसला कौन लेता है, तो आखिरी फैसला इसके हाथ में हो सकता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ कर्ता, तो वही है बताया गया कि Yes, मैनेजमेंट sir. सारा जो है कर्ता के हाथ में है। फिर आता है नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। देखो अगर कर्ता की डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स, तो ये बिजनेस चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि जैसे ही कर्ता की डेथ होगी तो उसका जो सबसे छोटा वाला, जो कर्ता के बाद वाला जो भाई है, यानी कि कर्ता से थोड़ा सा जो कम उम्र है जिसकी, वो इमीडिएट कर्ता बन जाएगा। तो ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगी, ये बिजनेस लगातार कंटिन्यू डे बाई डे चलती रहेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। Sir, हाँ, अगर कर्ता से नीचे मतलब जुड़वा हुए तो जुड़वा हुए तो दोनों में से एक तय करना पड़ेगा ना कौन बड़ा है। उनके माँ बाप बताएंगे कौन बड़ा है, जिसका सबसे पहले बर्थ हुआ होगा वही बड़ा होगा। ठीक है। या फिर सर ये भी तो हो सकता है जो बिजनेस को संभाल सके उसे कोई दे। नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें से वो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, उसी को कर्ता बनाया जाता है। इसीलिए तो और 3 सर जनरेशन। अगर कर्ता अपनी अपनी डेथ से पहले किसी और को बना जाए जो छोटा है वो, तब? आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर कर्ता ही कह दे कि भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, या मुझे लगता है कि अब मेरे को हट जाना चाहिए, ये कह रही हूँ? यस, यस हाँ सर। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो 3 सक्सेसिव जनरेशन रखा गया है कि कई बार ऐसा होता है ना कर्ता का एकदम कॉमन सेंस ही खत्म हो जाए, होता है एज होने के बाद। मान लो एकदम 90 ईयर से ऊपर निकल गया, बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, कैपेबल नहीं है, और मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो ऐसे में हो सकता है कि वो इमीडिएट अपने जो सीनियर, जो उसका भाई है जो उससे छोटा, उसको बना देगा, लेकिन बिजनेस चलती रहेगी। आ गया समझ में? सर अगर कर्ता और जो उससे जो छोटा मतलब कि है वो मर जाता है, मतलब कि 2 भाई हैं और उनमें से एक मर जाता है और एक जो है चला रहे, तो सर वो यस। जॉइंट रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो अब अलग तो हुए नहीं थे, तो उसका अगर बेटा है तो बिजनेस चलती रहेगी, क्योंकि अभी भी 2 मेंबर है। अगर उसका बेटा है तो 2 हो गए ना, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। मान लो उसके पिताजी की डेथ हो जाती है और उसका बेटा जिंदा है, तो 2 जने हो गए ना, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली चलेगा। अगर अगर बेटा भी नहीं है तो बेटा फिर वो हिंदू लॉ में लिखा हुआ है कि कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। अगर 2 मेंबर नहीं है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, सीज हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, क्योंकि रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना, रूल में साफ साफ लिखा है कि कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, तो 2 मेंबर होने चाहिए, बात सीधी सी ये है। अच्छा, डेथ ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कर्ता डज नॉट अफेक्ट द बिजनेस। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो बिजनेस अफेक्ट नहीं होगी। एम आई क्लियर? yes, sir. यस सर।
यही है बेटा यहाँ पे। एक और पॉइंट आता है माइनर मेंबर। देखो अब माइनर जो है फुल फ्लेज मेंबर माना जाता है। यही एक बिजनेस है जिसमें जैसे ही पैदा होगा ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन जाएगा। और अब तो गर्ल्स भी अगर पैदा हो रही हैं तो वो भी फुल फ्लेज मेंबर मानी जाएंगी। मैंने बताया ना रूल में चेंज आ गया 2002 के बाद। तो माइनर कैन ऑल्सो बिकम अ फुल फ्लेज मेंबर ऑफ अ फैमिली बिजनेस। और यहाँ पे ना मेंबरशिप बर्थ से ही हो जाता है। जैसी पैदा होगी वो मेंबर ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा या काउंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो वो जो मैं केस आपको बता रहा था 2002 में हुई थी और 2005 में उसका वर्डिक्ट आया। ठीक है। PIL 2002 में डाला गया था और वो अमेंडमेंट कर दिया गया है एक्ट में अब। तो अब क्या हुआ है बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर, आपको बुक में ना खाली मेल लिखा हुआ मिलेगा लेकिन 2005 के बाद इसमें बदलाव आ गया है। तो ये अलग से पॉइंट लिखा हुआ मैंने कि बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर इन द फैमिली हैव इक्वल राइट्स इन द बिजनेस बेस्ड ऑन द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो 2005 में ये अमेंडमेंट कर दिया गया है कानून में और अब साफ साफ लिखा गया है कि मेल और फीमेल दोनों को अधिकार दिया जाता है बराबर और वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर वो इक्वल जो है मेंबर माने जाएंगे, चाहे वो हिंदू वो दया भागा के हों चाहे वो मिताक्षरा के। इज इट क्लियर नाउ? सर फिर 2008 के बाद तो इन दोनों में कोई डिफरेंस रहता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं रहता है लेकिन हमें अभी भी देखो दोनों हम फॉलो करते हैं, मिताक्षरा भी और दया भागा भी। बाकियों में तो है, बिजनेस में नहीं है तो क्या हुआ, बाकियों में तो लागू होता है ना। जैसे मान लो मिताक्षरा में लिखा, दया भागा में लिखा हुआ है कि जो लड़की है उसके पास भी इक्वल राइट है, वो अपनी जमीन बेच सकती है। ठीक है। तो मैरिज से पहले वो अगर वो चाहे तो 18 ईयर के बाद वो जमीन बेच सकती है, उसका राइट है। लेकिन मिताक्षरा में नहीं है। जब तक उसके परिवार के सदस्य, देखो मैं आपको क्लियर कट एक अलग से बता दूं, बुक में तो नहीं है। अगर आप जैसे मान लो अपनी क्लास के जितने बच्चे हैं, कोई वेस्ट बंगाल का है गर्ल्स में से, कोई भी अपनी क्लास में वेस्ट बंगाल की लड़की है? होगी भी तो नहीं बोलेगी डर के मारे, है ना। ये तो अच्छी बात है, अगर है तो। नहीं है कोई? बढ़िया है। अगर कोई है तो उसके पास राइट है, अपने जैसे उसके पास राइट है अपने दादाजी की आधी, जो दादाजी की जमीन है उसके ऊपर उसका जो हक है वो बेच सकती है। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन एक बात है, मैं आपको बताऊं इसमें ना ये रूल्स में बहुत कुछ बदलाव है। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो। अब यहाँ समझ लेना अच्छे से, जब आपने पूछ दिया तो समझा ही देता। मिताक्षरा सिस्टम, मान के चलो हम लोग मिताक्षरा सिस्टम के, ठीक है। तो मिताक्षरा सिस्टम में एक रूल है, जैसे मान लीजिए आपके पापा कहते हैं कि मैं अपनी सारी जमीन बेचूंगा, ठीक है, और मदर आपकी मना कर रही है नहीं मैं नहीं बेचने दूंगी, तो ऐसे में वो अपने बेटे से कह के उस पर क्लेम कर सकती हैं। मतलब कि ये है कि आपके फादर अगर मतलब आपके मान लो फैमिली मेंबर ने मिताक्षरा में आते हो आप, तो आपके फादर के पास ये राइट नहीं है कि सारी जमीन बेच सकते, क्योंकि वो जो जमीन है वो उनके पिताजी से मिली है, यानी कि आपके दादाजी से मिली। तो आपके जो दादाजी की जमीन है उस पर सिर्फ आधा अधिकार ही आपके पिताजी का है, आधा अधिकार आपका है। तो अगर आपके फादर वो जमीन बेचते हैं जो उनको अपने पिताजी से प्राप्त है, तो आप उसको रोक सकते हो और कह सकते हो कि नहीं आधी जमीन आप बेचेंगे आधी हमारी। तो वो बेच नहीं पाएंगे अगर आपने केस फाइल कर दिया तो। अगर आप अग्री हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। यस यस सर। अब हम बात करते हैं दया भागा की। देखो दया भागा खतरनाक लगेगा। दया भागा सिस्टम, मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, तो आप अब दया भागा सिस्टम में आते हो, वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ है, तो आपके पिताजी के पास राइट है कि वो आ, सारी जमीन बेच सकते हैं। और आप बोलोगे तो बोलेंगे मेरा राइट है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं बेच सकता हूँ, तू चुपचाप बैठ। और वो अपने पिताजी की मिली हुई सारी जमीन बेच देंगे और आप टुकुर टुकुर देखते रह जाओगे। क्या सर सर क्या आपने बोल? उल्टा बोल दिया शायद। बिल्कुल उल्टा नहीं बोला। दया भागा में क्या होता है, दया भागा में जो फादर है उसके पास या मदर है उसके पास राइट है कि वो अपने पूर्वजों की मिली हुई जमीन को बेच सकते हैं। तो उसमें एक जगह ये भी लिखा है कि बच्चों, मतलब उसके पास पूरा एकदम पूरा कंप्लीट राइट है कि वो बेच सकता है। तो ऐसे में उसका बेटा क्लेम नहीं कर सकता। अगर वो नहीं रहे तो उनके बेटे के पास वो अधिकार चला जाएगा, फिर उनके बेटे के पास चला जाएगा। तो ये इसीलिए खतरनाक माना जाए, लेकिन ये बहुत कम जगह अप्लाई हो। मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बाहर जाके बात कर रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि आप हिंदू बिजनेस फैमिली बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्रॉपर्टी की बात चल रही है, समझे ना? आप इसको हिंदू फैमिली बिजनेस से लिंक मत करो। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दया भागा सिस्टम से बिलोंग करता हूँ, मान लीजिए ना, और मेरे फादर कहते हैं कि जो भी जमीन है जो मेरे दादाजी की है सब बेचना चाहते हैं, तो वो बेच सकते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं मिताक्षरा। मिताक्षरा सिस्टम में अगर मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे पिता कहते हैं कि मैं सारी जमीन बेचना चाहता हूँ, और मैं उस पर रिक्वेस्ट करता हूँ पापा रहने दो, सब मत बेचो, काम आएगी, वो कहते हैं नहीं मैं बेचना है मुझे, तो ऐसे में मैं रोक सकता हूँ। बस ये समझ में आ गया सिंपल भाषा में। और ऑब्वियसली घर के और मेंबर अगर उसके लिए अग्री नहीं होंगे तो फिर वो नहीं बेच सकते मिताक्षरा में। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। सर हाँ, एक हिंदू फैमिली में 3 जनरेशन होना जरूरी है सर। बाय है। चांस जनरेशन जरूरी नहीं है, 3 जनरेशन मेंबर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जनरेशन भी हो सकते। यस सर। हाँ, और कुछ? नो सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही करते हैं। आज हमने फीचर पढ़ा, हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होती है, हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जो पूरे इंडिया में फॉलो होती है और इसके वर्ल्ड में और कहीं नहीं होती, खाली इंडिया में होती है, और ये ओल्डेस्ट बिजनेस है। फिर हमने पढ़ा कि ये हिंदू लॉ इसको गवर्न करता है और इसके अंदर जो है बर्थ से ही मेंबर बन जाते हैं और 3 सक्सेसिव जनरेशन इसके मेंबर हो सकते हैं। फिर हमने आगे ये पढ़ा कि इसको कंट्रोल करने वाला कर्ता होता है और कर्ता सबसे एल्डेस्ट जो है मेंबर होता है और बाकी के जो मेंबर है उनको को पार्टनर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा इसमें 2 सिस्टम फॉलो होते हैं, दया भागा और मिताक्षरा। मिताक्षरा पूरे इंडिया में फॉलो होता है सिर्फ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्से को छोड़ के, और दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का कुछ हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फीचर्स की। फीचर्स में हमने पढ़ा कि इसको फॉर्म करना जो है इसमें मिनिमम 2 मेंबर का होना जरूरी है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है। अगर आप खुद की जमीन खरीद के सोचो कि बिजनेस करें जॉइंट हिंदू तो नहीं माना जाएगा। इसमें लाइबिलिटी को पार्टनरों की लिमिटेड होती है और बाकियों की अनलिमिटेड होती है। इसमें अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कर्ता के पास पूरा कंट्रोल होता है और वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो कर्ता के डेथ होने के बाद भी बिजनेस चलती रहेगी और ये बिजनेस बंद नहीं होगी क्योंकि दूसरा मेंबर इसके पार्टनर अभी मतलब मेंबर बने हुए हैं, तो ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। एक सबसे खास बात, इसके अंदर माइनर मेंबर भी हो सकता है, जैसे ही उसका बर्थ होगा तो वो मेंबर हो जाएगा भले ही 18 साल से कम। एक और नई चीज मैंने आपको बताई कि 2005 के बाद अमेंडमेंट आ गया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मेल और फीमेल दोनों मेंबर हो सकते हैं। तो आज हमने इतना ही पढ़ना है स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम लोग मेरिट्स करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो आप मेरिट, अब मैं ये फाइल आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और कोई भी इसमें डाउट होगा तो हम अगली क्लास में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं।